देखो इधर, बोलना बंद करो। सपोज ये मैंने कोई दो सेट लिया, ए containing 1, 2 and 3. Say we have another set B containing 3 and 4. तो अगर हम A क्रॉस B फाइंड करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर्स के फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होंगे, x, y के फॉर्म में। और जब आप A क्रॉस B लिखते हो तो A से x चूज करते हो, B से y चूज करते हो। जितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे उसी के सेट को आप बोलते हो A क्रॉस B। जैसे अगर मैं A क्रॉस B लिखूंगा तो पहले 1 का पेयर दोनों के साथ बनाऊंगा, B के दोनों एलिमेंट के साथ 1, 3, 1, 4। तो दो पेयर तो ये हो गए 1, 3, 1, 4। फिर 2 का पेयर दोनों के साथ बनाऊंगा 2, 3, 2, 3 का पेयर दोनों के साथ बनाऊंगा 3, 3 एंड 3, 4। तो A क्रॉस B में जो एलिमेंट होगा x, y के फॉर्म में होगा, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है जी। अगर आप B क्रॉस A लिखोगे तो आप पेयर उल्टा हो जाएगा, इसमें x B से लिया जाएगा और y A से लिया जाएगा, यानी B से x चूज करेंगे, A से y चूज करेंगे और पेयर बनाएंगे। तो अब पेयर बनेगा 3 का पहले तीनों के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3। बड़ा ऑब्वियस है कि A में आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 6 पेयर्स आएंगे, 6 एलिमेंट्स आएंगे। B क्रॉस A में भी 6 आएंगे। इन जनरल अगर A में m एलिमेंट्स हो, B में n एलिमेंट्स हो, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों में mn एलिमेंट्स होंगे। जैसे A में अगर 5 है, B में सपोज 7 है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों में 35 पेयर्स होंगे, अगर A में 5 है, B में 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A ये ऑलवेज इक्वल होगा, बट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A ये सेम सेट नहीं है, ये दो डिफरेंट सेट्स हैं। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि आप देख रहे हैं कि A क्रॉस B के अंदर जो पेयर है वो 1, 3 है, जबकि B क्रॉस A के अंदर जो पेयर है वो 3, 1 है। और अगर आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी तो भी 1, 3 एंड 3, 1 दो डिफरेंट पॉइंट होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे ये। तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दो डिफरेंट सेट्स हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप B क्रॉस B लिखते हो सपोज, तो चूंकि B में 2 एलिमेंट हैं तो B क्रॉस B में 4 पेयर्स बनेंगे, 4 एलिमेंट बनेंगे। इस बार आपको x एंड y दोनों B से ही लेना है। तो B का एलिमेंट है 3, 4, पहले 3 का पेयर दोनों के साथ बनेगा 3, 3, 3, 4 एंड देन 4 का पेयर दोनों के साथ बनेगा 4, 3, 4, 4। तो हो गया 3, 3, 3, 4 एंड देन 4, 3, 4, 4। ऐसे ही अगर मैं A क्रॉस A लिखता हूं, लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, अगर A क्रॉस A लिखता हूं तो उसमें 9 पेयर्स आएंगे, क्योंकि A में 3 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में 9 होंगे। A क्रॉस A का मतलब हो गया कि x एंड y दोनों A से ही हैं, यानी पहले 1 का पेयर बनेगा तीनों के साथ 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2 का तीनों के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड देन 3 का तीनों के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब हम आते हैं रिलेशन पे। ये तो हो गया प्रोडक्ट की बात। अगर आप कहते हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, अगर आप ये कहते हैं कि R एक रिलेशन है A से B में, तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि R जो है उसके अंदर जो हम पेयर लेंगे x, y, उसमें x लेंगे A से, y लेंगे B से। x A से लेना है, y B से लेना है और पेयर बना देना है, और x और y में क्या रिलेशन है वो बता दिया जाएगा, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कह दिया गया कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो इसका मतलब है कि मुझे A से x चूज करना है, B से y चूज करना है। नाउ रिलेशन क्या है? तो रिलेशन मान लो हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया से कि x प्लस y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो हमने क्या रिलेशन बनाना है? A से B में रिलेशन बनाना है,
मतलब हमें ए से एक्स चूज करना है, बी से वाई चूज करना है, और कैसा पेयर बनाना है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। टाइम पे आप देख रहे हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर आएंगे देखो, ए से एक्स चूज करना है, बी से वाई चूज करना है, पेयर बनाना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो एक पेयर बनेगा 1,4, फिर दूसरा पेयर बनेगा 2,3। सिर्फ यही दो पेयर बनेंगे, 1,4 एंड 2,3। बड़ा क्लियर है कि अगर आप करें कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो R के अंदर जो दो पेयर आ रहे हैं वो एक्चुअली A क्रॉस B से ही आ रहे हैं। ये दोनों पेयर A क्रॉस B में भी होंगे, यानी R जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा, क्योंकि वहीं से आप दो पेयर उठा रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो इसका मतलब सिर्फ ये कि R A क्रॉस B का सबसेट है। अगर आप कहते हैं R इज ए रिलेशन फ्रॉम B टू A, तो R B क्रॉस A का सबसेट है। अगर आप कहते हैं R इज ए रिलेशन ऑन A इन A ओवर A, तो इसका मतलब है कि R A क्रॉस A का सबसेट है, X और Y दोनों A से ही लेना है। अगर आप कहते हैं R इज ए रिलेशन ऑन B, तो इसका मतलब है कि X एंड Y दोनों B से ही लेना है, R B क्रॉस B का सबसेट है। लिखिए पहले डेफिनेशन लिखिए रिलेशन का। सपोज A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सपोज A एंड B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Suppose A and B are any two non-empty sets. Then any subset R, capital R, any subset R, रिलेशन को यूजुअली R से डिनोट करते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एक से ज्यादा रिलेशन होगा तो मैं अलग अलग नाम भी ले लूंगा, किसी का R बोल दूंगा, किसी को S बोल दूंगा, किसी को P बोल दूंगा, बट यूजुअली R लिखते हैं। दो रिलेशन है तो मैं P Q R, तीन रिलेशन है तो एक को P बोल दिया, दूसरे को Q बोल दिया, तीसरे को R बोल दिया। तो आप किसी भी अल्फाबेट से चाहे तो डिनोट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, R सपोज A and B are any two non-empty sets, then any subset R of A cross B is known as a relation from A to B. Is known as a relation from A to B. Is known as a relation from A to B. तो इसलिए कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है कि R, साथ साथ लिखते जाइएगा, R is a relation from A to B, तो इसका मतलब ये होगा कि R के अंदर जो आप पेयर लोगे x, y, उसमें x चूज करोगे A से, y चूज करोगे B से, और इसका मतलब ये होगा कि जो R है ये A क्रॉस B का सबसेट है। इस बोथ वे टू, अगर R सबसेट है A क्रॉस B का तो कहेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, R रिलेशन फ्रॉम A टू B है तो R कहेंगे A क्रॉस B का सबसेट है। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं R इज ए रिलेशन फ्रॉम, तो इसका मतलब ये होगा कि R B क्रॉस A का सबसेट है। एंड दिस सिंपली मीन्स कि R के अंदर जो हम पेयर बनाएंगे x, y, उसमें x चूज करेंगे B से, y चूज करेंगे A से। अगर आप कहते हैं R इज ए रिलेशन ऑन A, R इज ए रिलेशन ऑन A, तो इसका ऑन A, इन A, ओवर A, जो भी बोलना चाहे आप, तो इसका मतलब ये होगा कि R A क्रॉस A का सबसेट है। R is the subset of A cross A, और इसका मतलब ये होगा कि R के अंदर जो पेयर लेना है x, y, उसमें x एंड y दोनों A से ही चूज करने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों A से ही चूज करने हैं। ना रिलेशन कैसे बनाना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बता दिया जाएगा कि रिलेशन कैसे बनाना है। जैसे पिछला एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमें गिवन होता है कि सेट A है 1 2 3, सेट B है 3 4, फिर कहा जाता है कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो इससे हमें यह पता लग गया कि हमें A से x चूज करना है, B से y चूज करना है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन, तो रिलेशन है कि x प्लस y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो A से x, B से y चूज करेंगे और इस तरह से चूज करेंगे सम 5 बने, तो एक पेयर हो गया 1,4 और एक पेयर हो गया 2,2, तो यही रिलेशन हो गया। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B।
अब कोई भी रिलेशन अगर आपने बनाया ए से बी में, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है वो रिलेशन का डोमेन कहलाता है, और वाई कोऑर्डिनेट्स का जो सेट होगा वो रिलेशन का रेंज कहलाएगा। जैसे इस रिलेशन का अगर डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन हो गया 1 and 2। रेंज लिखना हो तो वाई कोऑर्डिनेट्स 4 and 3। एक्स कोऑर्डिनेट्स के सेट को डोमेन बोलोगे, वाई कोऑर्डिनेट्स के सेट को रेंज बोलोगे। अगर इस रिलेशन का सिंपली इस अरे पेयर को उल्टा करके लिख दो, 1 4 है तो 4 1 कर दो, 2 3 को 3 2 कर, आर इनवर्स हो। बड़ा ऑब्वियस है कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, बट R इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A, क्योंकि इसमें जो X है वो B का है और जो Y है वो A का है। तो अगर R A से B में रिलेशन है तो R इनवर्स B से A में रिलेशन होगा। एक बात और, जो R का डोमेन होगा वो R इनवर्स का रेंज होगा, क्योंकि R का डोमेन क्या है 1 2, जबकि R इनवर्स का रेंज है 1 2। सिमिलरली जो R का रेंज होगा 4 3, वो R इनवर्स का डोमेन होगा। बोलिए सही है? इतने टेंशन में क्यों लग रहे थे? नहीं बोलो बोलो, क्या बोला मैं, क्या नहीं समझ रहा? इतना मुंह ऐसे क्यों बना के बैठा हुआ है? पूछो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिखते जाओगे, कई सारे पॉइंट लिखने, नोट्स लिख करके लिख दो ऐसे। देखो, if R is a relation from A to B, if R is a relation from A to B, R is a relation from A to B, then the set B is known as codomain of the relation. Then the set B is known as codomain of the relation. Codomain of the relation. अगर आप रिलेशन A से B में बना रहे तो जो सेकंड वाला सेट होता है B, वो कहलाता है कोडोमेन। जैसे अभी हमने जो रिलेशन R लिखा था वो A से B में लिखा था, तो अगर उसका कोडोमेन लिखना होगा तो कोडोमेन इसका हो गया ये वाला सेट 3 4, R का कोडोमेन। अगला पॉइंट लिखिए, इफ x, y, ऐसे लिखोगे, x, y belongs to R. If x, y belongs to R, then the set of all possible values of x, then the set of all possible values of x is known as domain of R, is known as domain of R, and the set of all possible values of y, and the set of all possible values of y is known as range of R, is known as range of R. इन शॉर्ट आपने जो रिलेशन लिखा हुआ है, जैसे आप रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें जो x की वैल्यूज हैं इसका सेट डोमेन कहलाएगा, जो y की वैल्यूज हैं इसका सेट रेंज कहलाएगा। तो x की दो वैल्यूज हैं 1 and 2, तो डोमेन में 2 पॉइंट आ गए 1 and 2। y की दो वैल्यूज हैं 4 and 3, तो रेंज में 2 पॉइंट हो गए 4 and 3। वही लिखा है कि अगर x, y R में है तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसके सेट को डोमेन कहेंगे, y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसके सेट को रेंज कहेंगे। और ऑब्वियसली y, क्योंकि आपने रिलेशन A से B में डिफाइन किया है, तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा दूसरे वाले सेट से आएगा, कोडोमेन से आएगा। तो इसलिए रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, क्योंकि रेंज में जो भी एलिमेंट आएगा वो दूसरे वाले सेट से ही आएगा, कोडोमेन से ही आएगा। तो लिख लीजिए, रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन।
किसी रिलेशन में कोई पेयर ना बने, मतलब आपने रिलेशन तो बना दिया बट उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक भी पेयर नहीं है, तो आप ऑब्वियसली रिलेशन आपका एम्प्टी रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी सेट को आप जानते हो कि 5 से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो दो पेयर मिला हमने, 1 फॉर्मूला 2 3। मैं थोड़ा सा बदल दूं, मैं कह दूं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मान लो यहाँ पे 5 की जगह पे कह देता हूँ 10 है, तो फिर मैं यहाँ से x चूज करूंगा, यहाँ से y चूज करूंगा, और x प्लस वाई होना चाहिए 10। तो ऐसा कोई भी x और y नहीं है जिसके लिए सम 10 बनेगा। अगर आप यहाँ से x चूज करते हैं, यहाँ से y चूज करते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 हो ही नहीं सकती कभी भी। दैट मींस कि ये एम्प्टी रिलेशन है, इसको हम 5 से डिनोट करेंगे। तो लिख लो एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट 5 is also a relation known as empty relation, is also a relation known as empty relation. अब देखो A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट बने? 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट का फॉर्मूला याद है, 2n होता है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनते हैं टोटल 2n। तो A में 3 है, B में 2 है, तो A क्रॉस B में 6 हो गए। अब मुझे सबसेट लिखना है A क्रॉस B का। A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे? 2 64। और A क्रॉस B का हर एक सबसेट एक रिलेशन कहलाएगा A से B में, क्योंकि रिलेशन का डेफिनेशन ही आपने यही लिखा। क्या लिखा आपने रिलेशन का डेफिनेशन? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज नोन एज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A क्रॉस B का टोटल कितना सबसेट बन रहा है? 64। तो अगर हम कहते हैं कि A में 3 है, B में 2 है, और आपसे पूछा जाए कि हम A से B में कितने डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं, तो A से B में हम टोटल 64 रिलेशंस बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना? देखो A में 3 है, B में 2 है, तो पहले तो हमने A क्रॉस B में कहा कि 6 होगा, एंड देन उसके सबसेट काउंट किया। सबसेट कितने होंगे? 2 64। अब मैं जनरल बोल देता हूँ कि अगर A में सपोज m एलिमेंट्स हैं, B में सपोज n एलिमेंट्स हैं, A में m, B में n, तो A क्रॉस B में कितने होंगे? mn। इसका सबसेट कितना बनेगा A क्रॉस B का? 2mn। तो ये रिलेशन हो गया। रिलेशन कितना बनेगा? 2mn। तो अगर A में m एलिमेंट्स हो, B में n एलिमेंट्स हो, आपसे पूछा जाए कि हम A से B में कितने डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं, तो A से B में आप टोटल रिलेशंस बना सकते हैं 2mn। लिख लीजिए अगला पॉइंट, जो पॉइंट लिख रहे थे। इफ A हैज m एलिमेंट्स एंड B हैज n एलिमेंट्स, then number of relations from A ये होगा 2mn। हमारा कैसे हुआ ये? क्योंकि A में m है, B में n है, तो A क्रॉस B में mn हो गए। A क्रॉस B में mn हो गए, तो A क्रॉस B के सबसेट बनेंगे टोटल 2mn। अब जैसे कह दूं मैं कि A में सपोज 2 एलिमेंट्स हैं, B में सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, आपसे पूछा जाए कि A से B में कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो A में 2, B में 5, तो A क्रॉस B में 10 हो गए, और A क्रॉस B में 10 हो गए तो रिलेशन बनेगा 2 यानी 1024। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू A ही कितना होगा, A टू A का मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A कितना होगा, A पे, तो फिर A में चूंकि m है तो फिर हम A क्रॉस A देखेंगे। A क्रॉस A में कितने हो जाएंगे? m इंटू m यानी m स्क्वायर, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2m स्क्वायर। तो A से A में रिलेशन होगा 2m स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें लिखना होगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B टू B, तो होगा 2n स्क्वायर। समझ में आ गई बात?
पूछो पूछो, क्या पूछना है? अरे पूछ लिए, इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? कोई झगड़ा वगड़ा करके आया है? टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो इधर, तो अब अगर किसी रिलेशन का एरो डायग्राम ड्रॉ करने को कहा जाए, जैसे ये रिलेशन हमने बनाया ए से बी में, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट हैं 3 4, और ये हमने रिलेशन बनाया आर, आर में 2 पेयर हैं 1 4 एंड 2 3। अगर आपसे कहा जाए कि इस रिलेशन का एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम हम कैसे दिखाते हैं? 2 सेट लिया हमने, एक सेट हो गया हमारा ए, दूसरा सेट ये हो गया बी, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। आर है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसे लिख दिया आर, एरो देकर कि आर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में। अगर आप लोगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो बी को पहले लिखोगे, ए को बाद में लिखोगे। ए में कौन कौन से एलिमेंट हमने लिए? ए में 3 एलिमेंट थे 1 2 3, और बी में 2 एलिमेंट थे 3 एंड 4। लेकिन आर में हमने 2 ही पेयर बनाया, आर में पेयर बनाया 1 4 एंड 2 3, तो हमने 1 का पेयर बनाया 5 4 के साथ, तो 1 को ऐसे 4 के साथ जोड़ दो, और 2 का पेयर बनाया 3 के साथ, तो 2 को ऐसे 3 के साथ। ये हो गया एरो डायग्राम। एक बात और सुन लें कि अगर आप कहते हैं x, y बिलोंग्स टू r, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं x r y, और पढ़ते हैं इसको x इज रिलेटेड टू y। ये दोनों एक ही चीज है, ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है। जैसे यहाँ पे रिलेशन में 2 पेयर हैं 1 4 एंड 2 3, तो या तो आप कहोगे 1 4 बिलोंग्स टू r, या इसी को लिख सकते हैं 1 r 4, 1 इज रिलेटेड टू 4। सिमिलरली 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 r 3। अब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 4 5 6, A 1 2 3 4, B है 0 1 4 5 6। R1 is equal to 1 0 1 1 2 4, R2 is equal to 0 1 0 2 4 4, R3 is equal to 1 1 4 1 1 4, R4 is equal to 1 0 2 1 4 1 5 6। अब मैंने ये 4 सेट दिए आपको, R1 R2 R3 एंड R4। आपका क्वेश्चन क्या है? आपको चेक करना है कि R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, और R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम B टू A, और R1 इज ए रिलेशन ऑन A, और R1 इज ए रिलेशन ऑन B, या नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो R1 रिलेशन है ही नहीं है, यानी 5 ऑप्शन कि R1 जो रिलेशन है वो A से B में है, या B से A में, या ऑन A है, या ऑन B है, या R1 इज नॉट ए रिलेशन। और ये कैसे चेक करते हैं? सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, थोड़ी देर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको चेक करना हो किसी भी सेट R को कि ये रिलेशन A से B में, या B से A में, या ऑन A है, या ऑन B है,
तो आप उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को देखो और वाई कोऑर्डिनेट्स को देखो जिसमें पेयर्स हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए से है, वाई कोऑर्डिनेट बी से है, तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स बी से और वाई कोऑर्डिनेट ए से है, तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। एक्स और वाई दोनों ए से हैं, तो आर इज द रिलेशन ऑन ए। एक्स और वाई दोनों बी से हैं, तो आर इज द रिलेशन ऑन बी। और अगर ऐसा चारों में से कुछ भी नहीं है, यानी एक्स की कुछ वैल्यू ए से आई है, कुछ वैल्यू बी से आई है, या कहीं से नहीं आई है, तो फिर आप कहते हैं कि ये रिलेशन है ही नहीं है, दिस इज नॉट ए रिलेशन। कर लीजिएगा। हो सकता है दोनों का हो, जितनी पॉसिबिलिटी है सब देखिए। हो गया? बोलो भाई, देखो इधर। कर लिया ईशान, लॉक का बेस खाया नहीं था? आ जाते हैं बिल्कुल। देखो इधर, तो आपको चेक करना है कि R1 A से B में है या B से है। तो R1 में X कोऑर्डिनेट है 1 और 2 ऑब्वियसली A से है, और Y कोऑर्डिनेट है 0, 1 और 4 जो B से। तो आप कहेंगे R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं, फ्रॉम A टू B। ये A से B में, इसको पढ़ते हैं R1 फ्रॉम A टू B। ठीक है ये। नेक्स्ट, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो 0, 4, 5 है जो ऑब्वियसली B में है, और y कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4 जो A में है। तो R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम B टू A। ये B से A में रिलेशन। साइन कर दे, इधर देख, शरानी कर रहा बैठे। नेक्स्ट, ये x कोऑर्डिनेट है इसमें 1, 4, 1, 1, 4, 1 एक्चुअली A में भी, सॉरी 1 और 4 A में भी है और B में भी।
वाई कोऑर्डिनेट भी 1 एंड 4 है, ये ए में भी है, ये बी में है। दैट मींस कि चारों रिलेशन है, R1 ए से बी में, सॉरी R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ऑन ए भी है और ऑन बी भी है। तो ये चारों टाइप का रिलेशन है, समझ में आ गई बात। और लास्ट जो है इसमें x कोऑर्डिनेट है 1 2 4 5, 1 2 4 तो ए का है बट 5 बी का है, इसलिए इसको ना तो हम कहेंगे ए से बी में और ना ही बी से ए में, तो ये रिलेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिलेशन। कहाँ पे सर? नहीं, एरो ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो लिखो लिखो। R is a relation, R is a relation on the set of natural numbers n. R is a relation on the set of natural numbers n, defined as x comma y belongs to R. This implies this implies 3x plus 4y is equal to 96. Write the relation R. Write the relation R as a set of ordered pair, as a set of ordered pair. Also write its domain, range and R inverse. Also write its domain, range and R inverse. क्वेश्चन समझ गए आप तो क्या बोला गया? R is a relation on the set of natural numbers n. इसका मतलब ये है कि x and y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। x और y दोनों आप नेचुरल नंबर से ही चूज करोगे। ना क्या कैसे चूज करोगे? तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 3x plus 4y की वैल्यू 96 होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने भी पेयर्स होंगे वो पेयर बना के लिखे आपको, फिर इसका डोमेन बताएं, रेंज बताएं, देन R इनवर्स लिखें। कर लीजिए।
देखिए इधर हो गया, देखो इधर बात बंद करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, आप लोग ने बहुत टाइम लगाया इससे। 3x प्लस 4y की वैल्यू 96 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y हो जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 3x बाई 4। तो एक्चुअली ऐसे लिखा जा सकता था ये रिलेशन, y की वैल्यू 24 माइनस 3x बाई 4। तो x एंड y दोनों नेचुरल नंबर है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि y नेचुरल नंबर तभी बनेगा जब आप x को 4 के मल्टीपल में लो, कि डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए न्यूमरेटर, तो x को 4 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, यानी डोमेन में जो पॉइंट्स आएंगे वो 4 के मल्टीपल में आएंगे, 4, 8, 12, तो लिखते चले जाओ 4 के मल्टीपल में। देखो इधर, तो ये जो रिलेशन होगा r, इधर देखें, बस आप यहाँ फोकस करेंगे वाले पे, हम इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे। अगर हम x को 4 लेते हैं तो r देख लो बनेगा 24 माइनस 3 यानी 21। फिर x को 8 लेंगे तो y होगा 18, x को 12 लेंगे तो y होगा 15, x को 16 लेंगे तो y होगा 12, x को 20 लेंगे तो y होगा 9, x को 24 लेंगे तो y होगा 6 और फाइनली x को 28 लेंगे तो y होगा 3।
बस इतने दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप x को 32 लोगे तो y 0 हो जाएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और अगर आगे x को कुछ भी लोगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। तो इतने पेयर से इसमें टोटल कितने पेयर से 7 है, 4 इंटू 1 से लेकर 4 इंटू 7 28 तक। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है। तो डोमेन जो x की वैल्यूज आई हैं, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, और रेंज जो y की वैल्यूज आई हैं, तो y की वैल्यूज आई हैं 21, 18, 15, 12, 9, 6 एंड 3। ध्यान रहे सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, तो आप किस ऑर्डर में लिख रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आर इनवर्स लिखना हो तो बस पेयर को उल्टा करके लिख दो सारे। पेयर हो जाएगा 21, 4, 18, 8, 15, 12, 12, 16, 9, 20, 6, 24 and 3, 28. Next question. R is a relation. R is a relation on the set of integers I. R is a relation on the set of integers I. Defined as x related to y. This implies x square और कैसे लिखें 3x square plus 2y square थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y square is equal to 75. Write the relation R as a set of ordered pair. Write the relation R as a set of ordered pair. Also write its domain and range. Also write its domain and range. क्वेश्चन समझ लीजिए, मैंने बोला है R is a relation on the set of integers, means x and y इसमें दोनों इंटीजर होने चाहिए और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो R को पेयर्स के फॉर्म में लिखना है, जितने पेयर्स होंगे वो R में लिखिए, इसका डोमेन लिखिए और रेंज लिखिए। इसमें सारे पेयर हो सकते हैं, किसी भी टाइप का पेयर हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी पेयर हो उससे कोई फर्क नहीं। तो आप फंक्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं। फंक्शन में एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वाई होना चाहिए, रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रिलेशन में कोई भी सेटिस्फाई कर देगा। करिए सर जी।
हो गया सभी का? तो करना गप्पे मार रहा बैठकर, नहीं क्यों हो रहा? देखो यहाँ पे x एंड y दोनों इंटीजर्स हैं, ये बोल दिया गया था। इधर सुनो, x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। ना बड़ा क्लियर है कि x स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा 25 ही हो सकता है, क्योंकि x स्क्वायर 25 लेंगे तो यह अकेला ही 75 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम x स्क्वायर हो सकता है वो 25 हो सकता है, और x स्क्वायर ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मैक्सिमम चूंकि 25 हो सकता है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 4, 9, 16 एंड 25। इसी में से चेक करना आपको। तो बारी बारी से अब रख के देखते हैं। अगर हम x स्क्वायर को 0 रखेंगे तो y स्क्वायर आएगा 75/2। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला केस तो गया। जब हम x स्क्वायर को 1 रखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर को 1 रखेंगे तो देखो 2y स्क्वायर बनेगा 72, y स्क्वायर बनेगा 36। ये आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो हो गया, एक तो पॉसिबिलिटी हो गई, x स्क्वायर 1 है तो y स्क्वायर 36 है। देख लो, x स्क्वायर को 1 रखोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी, यानी यहां से 4 पेयर बनेंगे। x हो गया +-1, y हो गया +-6। ये 4 पेयर हैं, चारों क्वाड्रेंट में एक 1, 6, 1, -6, -1, 6 एंड -1, -6। नेक्स्ट अगला जो परफेक्ट है 1 के बाद आएगा 4। अगर हम x स्क्वायर को 4 रखेंगे, वैसे रख के देखो, x स्क्वायर को 4 रखोगे तो ये 12 बनेगा, 75 - 12 63 बनेगा। y स्क्वायर की वैल्यू 63/2 नहीं हो सकती, क्योंकि y स्क्वायर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। खत्म हो गया। नेक्स्ट x स्क्वायर को अगर 9 रखेंगे तो ये 27 बनेगा, ये उधर जाएगा तो 75 - 27 कितना होता है? 48। तो y स्क्वायर की वैल्यू 24, ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट बच गया। अब जब x स्क्वायर को हम कौन सा किया था अभी हमने? नहीं, 16 वाला जाएगा ना, 16 वाला भी जाएगा। x स्क्वायर को 16 रखेंगे तो ये 48 होगा, उधर जाके 27 होगा, y स्क्वायर 27/2 भी नहीं हो सकता। तो लास्ट बच जाता है जब x स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो अगर x स्क्वायर 25 है तो y स्क्वायर 0 है, यानी x की वैल्यू हो गई +-5, y की वैल्यू हो गई 0। तो ये 2 पेयर है, 5, 0 एंड -5, तो टोटल 6 पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ये जो रिलेशन है इसको पेयर बनाकर लिखोगे तो 1, 6, 1, -6, -1, 6, -1, -6, 5, 0 एंड -5, 0। ये रिलेशन है। डोमेन लिखना था इसका, तो डोमेन जो x की वैल्यूज आई हैं, क्या बोल रहे? क्या 2 बार लिख दिया मैंने? अच्छा, ये 2 बार लिख दिया। तो 1, -6। डोमेन में जो -1, 5, -5 4 आ रहे हैं, जबकि रेंज में जो पॉइंट्स वो 2 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं इनफैक्ट, 6, -6 एंड 0। बोलो बोलो, क्या पूछना है? नेक्स्ट R is equal to x, y such that x -1 into y plus 2 is equal to 6, x, y belong to I. R is equal to x, y such that x -1 into y plus 2 is equal to 6, x, y belong to I. Write the relation R in roster form.
ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, मतलब इसके सारे पेयर अलग अलग दिखाओ कि कौन कौन से पेयर होंगे इसके. राइट द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म एंड देन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज. देन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज. इस बार रिलेशन क्या है? रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स x एंड y बोथ आर इंटीजर्स, ये बताया हुआ है. और जो पेयर है r के अंदर x, y, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 की वैल्यू 6 होनी चाहिए. खुद से कर लो.
8 पेयर्स होंगे। देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, अपना दिमाग लगाओ, सिर्फ डिस्कशन करते बैठकर। पेयर ढूंढने की बजाय पेयर ढूंढने का मेथड ढूंढा करो कि पेयर हम कैसे इजीली ढूंढ पाएंगे। ये नहीं कि सारे सेटिस्फाई करा के देख रहे हैं कि कौन सा सेटिस्फाई। वो तो ठीक है, जब 2-4 पेयर होंगे तब तो आप सेटिस्फाई करा लोगे। अगर मान लो नंबर ऑफ पेयर्स, हमें 6 की जगह पे अगर यहाँ पे 60 लिख दूँ और तो बहुत सारे पेयर हो जाएंगे, हो सकता है 25-30 पेयर हो जाए। तो फिर आप ऐसे थोड़ी ढूंढते रहोगे कि कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर तो आप एक सिस्टम ढूंढोगे ना कि कौन से सेटिस्फाई करेंगे, उसको ढूंढने का एक सिस्टम होना चाहिए। और बहुत सिंपल सिस्टम है, देखिए क्या है। x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस 2 की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो y प्लस 2 हो गया 6 ओवर x माइनस 1, क्योंकि x एंड y दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये इंटीजर तभी बनेगा जब x माइनस 1 6 को डिवाइड कर दे, यानी x माइनस 1 शुड बी ए फैक्टर ऑफ 6, और x माइनस 1 6 का फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 6 ही हो सकती है। बट चूंकि इंटीजर है तो दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 6 हो गया 8 वैल्यूज। यानी x माइनस 1 जो होगा या तो प्लस माइनस 1 होगा, या प्लस माइनस 2 होगा, या प्लस माइनस 3 होगा, या प्लस माइनस 6 होगा। तो लिख लो ऑब्वियसली x माइनस 1, लिख लो ऑब्वियसली x माइनस 1 मस्ट डिवाइड 6। जो x माइनस 1 है ये 6 को डिवाइड करना चाहिए। x माइनस 1 मस्ट डिवाइड 6, और x माइनस 1 मस्ट डिवाइड 6 का मतलब हो गया कि जो x माइनस 1 की वैल्यू है वो 6 के फैक्टर में होगा। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस x माइनस 1 की वैल्यूज ये हो सकती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ध्यान रहे ये x की वैल्यूज नहीं है, ये x माइनस 1 की वैल्यूज है। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, यहाँ से x निकालोगे तो x की वैल्यूज आएंगी 0 एंड 2, माइनस 1 एंड 3, माइनस 2 एंड 4, माइनस 5 एंड 7। ये x की वैल्यूज होंगी। तो x की 8 वैल्यूज आ रही हैं, 0 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 5 7। और जब x मिल गया तो इस x की वैल्यू को बारी बारी से इसमें रखते जाओ, आपको y मिल जाएगा। जो भी x की वैल्यूज मिली है इनको बारी बारी से यहाँ रखते चले जाओ। तो क्या मिल गया, और देख लो, जब हम x को 0 रखेंगे गिवन रिलेशन में तो y मिलेगा मुझे -8। रख के देख लो, वहाँ रख के देखो रिलेशन में, अगर x को 0 रखोगे तो y प्लस 2 बनेगा -6y -8। अगर x को 2 रखोगे तो y मिलेगा 4। अगर x को -1 रखोगे तो ये -2 -3 -5 मिलेगा भाई, चेक कीजिएगा, ठीक है ना। x को अगर 3 रखोगे तो 3 -1 2 3 y मिलेगा -1। x को अगर -2 रखते हैं तो राइट साइड पे हो जाएगा 6 ओवर -3 -2, तो 3 के साथ अगर x को 3 रखते हैं तो y +1 होगा, ठीक बोल रहे। x अगर -2 रखते हैं तो 6 ओवर -3 -2 y होगा -4। चेक करते रहिएगा। x अगर 4 रखते हैं तो y होगा 0। 0 होगा, नहीं 0 नहीं आ रहा। x 4 रखेंगे तो y, हाँ 0 ही होगा, ठीक है। x अगर -5 रखते हैं तो -5 -1 -6 -1 -3, बोलो ठीक है। ये -1 और y x को अगर 7 रखते हैं तो y मिलेगा मुझे -1। ये रिलेशन आ गई, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपको लिखना था इस रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन के अंदर जो x की वैल्यूज हैं, यानी 0 2 -1 -2 4 -5 से रेंज जो y की वैल्यूज हैं
-8 4 -5 1 -4 0 -3 -1। विहान प्रॉब्लम कर ले, हटके गप्पे मार रहा है, इधर देख भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है यहाँ। नोट किया इसको? उधर बैठ तू, उधर हो जा, गप्पे मार रहा है बैठ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, R is equal to x comma y such that is less than 40 और x and y integer, find the number of pairs in R, find the number of pairs in R। R के अंदर कितने पेयर्स होंगे, मैं फाइंड करने को नहीं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सिर्फ कहने पूछ रहा हूँ कि R के अंदर टोटल कितने पेयर्स होंगे ये बता दें। एक्स एंड वाई इंटीजर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर होंगे एक्स कॉमा वाई जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
कोई बताएगा कितने हैं? 131। कितनी अक्षित? एग्जैक्ट बोलो। वन 113। सर आप तो इवन 121 सही है। वैसे जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से बोल रहा हूँ कितना ही होना चाहिए। देखो इधर, अच्छा अभी पता लगेगा। देखो इधर, देखो इधर, बहुत ज़्यादा है। 121 के आसपास होंगे, 121 होंगे। देखिएगा इधर, देखो कैसे निकालोगे। इधर देखो, इधर देखो, तो वाई स्क्वायर लेस देन 40 ये लिख रहा है। और अब एक एक करके रखते जाए। अगर हम एक्स स्क्वायर को 0 लेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 40 होगा। बोलोगे नहीं? इसलिए x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे कहाँ तक? प्लस माइनस 6 तक। क्योंकि वाई स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए तो y जो है वो प्लस माइनस 6 तक जा सकता है। ध्यान दोगे इधर, ये टोटल 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर कैसे हैं? सॉरी 12 नहीं है बल्कि 13 पेयर्स हैं। ये टोटल 13 पेयर्स है। क्योंकि x की तो एक ही वैल्यू है 0, बट y की 13 वैल्यू है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे प्लस माइनस 6, 12 ये हो गया और एक 0, 13। तो 13 पेयर बनेगा, 0, 0, 0, 1, 0, माइनस 1, 0, 2, इस तरह से टोटल 13। नेक्स्ट अगर हम एक्स स्क्वायर को 1 रखेंगे, इधर देखो, इधर देख नरे नालायक, अगर एक्स स्क्वायर को 1 रखेंगे तो वाई स्क्वायर 39 से कम होगा, लेस देन 39। अगेन इस बार x की दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 1, और y की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर से वैसे ही प्लस माइनस 6 तक। इस बार टोटल 26 पेयर्स हैं। 26 पेयर्स इसलिए कि x की दो वैल्यू है, प्लस माइनस 1, तो एक बार 1 का पेयर बनेगा 13 के साथ और फिर माइनस 1 का पेयर बनेगा 13 के साथ, तो टोटल 26 पेयर्स हो गए। अगर एक्स स्क्वायर फोर लेंगे, 1 के बाद सीधा 4 पे क्यों चले गए? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो 1, 4, 9, 16 ऐसे चलेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर 4 लेंगे
तो वाई स्क्वायर लेस देन 36 होगा। एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2 और वाई इस बार होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ध्यान रहे इस बार प्लस माइनस 5 तक ही होगा क्योंकि लेस देन 36 होना चाहिए वाई स्क्वायर। तो ये बन गया टोटल। वाई की कितनी वैल्यूज आ रही है? वाई की 11 वैल्यूज आ रही है, एक्स की 2, तो 22 पेयर्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम एक्स स्क्वायर को 9 लेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 31 होगा। इस बार भी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 और वाई की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे फिर से प्लस माइनस 5। अगेन वही 22 पेयर्स। नेक्स्ट अगर हम एक्स स्क्वायर को 16 लेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 24 होगा। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 है और वाई की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे प्लस माइनस 4 तक है। इस बार 18 पेयर्स है। y की 9 वैल्यूज हैं और x की 2 वैल्यूज हैं। फिर अगर हम एक्स स्क्वायर को 25 लेते तो वाई स्क्वायर लेस देन 15 होगा। x की 2 वैल्यूज हैं प्लस माइनस 5 और y होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। y की 7 वैल्यूज हैं तो टोटल होगा 14 पेयर्स। और लास्ट केस बच गया जब हम एक्स स्क्वायर को 36 लेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 4 होगा। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 और y होगा 0 प्लस माइनस 1, 6 पेयर्स। काउंट करके देख लो, ये टोटल 121 पेयर्स बनेंगे। टोटल है 120। ही बन रहा है ना सम, देख लो ऐड करके 21 है। क्या हो गया? कोई दिक्कत है? क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट लिखिएगा। तो इतना गप्पे क्यों मारते रहते? जल्दी से नोट क्या करो, बातें करते रहते बैठकर सिर्फ। हो गया? लिखिए R इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे इसका नाम P देता, P इज इक्वल टू x कॉमा y such that y is equal to और x एंड y इसमें है रियल नंबर्स। यहाँ पे कैपिटल R का मतलब रियल नंबर्स है। Q इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू इसमें भी x एंड y रियल नंबर्स। फाइंड
P इंटरसेक्शन Q, ये फाइंड। इस बार मैंने दो रिलेशंस लिए, एक लिया P, दूसरा लिया है Q। P के अंदर जो पेयर है x, y वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, Q के अंदर जो पेयर है x, y वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी P के अंदर जो भी पेयर होगा वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, Q के अंदर जो भी पेयर होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। P इंटरसेक्शन Q का क्या मतलब है? जो दोनों में कॉमन है, यानी आपको वो पेयर लिखना है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो P इंटरसेक्शन Q में वो पेयर आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। हो गया? देखो इधर बहुत सिंपल तरीका है। y है, पहले वाले को जो सेटिस्फाई करेगा पेयर, वो एक्चुअली इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 1/x। सेकंड वाले को सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू x ओवर 9। यही है, यानी इसको सेटिस्फाई करता हुआ पेयर फर्स्ट में लेना है, इसको सेटिस्फाई करता हुआ पेयर सेकंड में। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब वो पेयर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो इंटरसेक्शन होगा इनका वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सिंपली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दें, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, अगर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, तो अगर दोनों y को इक्वेट कर दें तो 1/x हो गया, x ओवर 9, x स्क्वायर की वैल्यू 9, तो x हो गया ±3। और जब x 3 रखेंगे तो y 1/3 होगा, x -3 रखेंगे तो y -1/3 होगा। तो इसलिए दो पेयर ऐसे हो गए जो P इंटरसेक्शन Q में होंगे। तो P इंटरसेक्शन Q में दो पेयर होंगे, एक 3, 1/3 और एक -3, -1/3। ये हो गया P इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। P इज इक्वल टू, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा है, P इज इक्वल टू x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल
एंड वाई इसमें रियल नंबर। Q is equal to x comma y such that y is equal to x square minus 2x plus 3। इसमें भी x और y रियल नंबर्स हैं। फाइंड P intersection सीधा हो जा, सीधा हो जा। कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठ के बातें करता है। अगेन आपसे मैंने P इंटरसेक्शन Q पूछा है, तो आपको देखना है कि ऐसे कितने पेयर, सॉरी कौन कौन से पेयर ऐसे होंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेकिन ध्यान से देखो जा। लेकिन अगर आप पिछले केस जैसा इसको सॉल्व करने जाओगे तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू जहाँ उठा के रखोगे 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो जो पहला वाला रिलेशन है वो एक्चुअली एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट रिलेशन का जो पॉइंट है वो एक सर्कल पे है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। तो फर्स्ट वाला तो एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस 1 हो गया, ऐसे। ये कौन सा रिलेशन है? रिलेशन P, यानी रिलेशन P के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसी सर्कल पे होंगे, सारे इसी पे रहेंगे। सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस 1। कोऑर्डिनेट ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता, पढ़े और भूल गए, इसको याद नहीं रखना है। तो जरूरत तो पड़ेगी ना, बेसिक चीजें तो जरूरत पड़ती ही रहेंगी उसकी, कि कर्व पहचाना आना चाहिए। और ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू ए क्वाड्रेटिक इन x पैराबोला होता है, तो ये पैराबोला है। और अगर लिखवाया था पिछली क्लास में कि अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो एक तो पैराबोला है, अगर a पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला है, तो इसमें a है 1, b है -2, c है 3, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। उसके बाद चेक करते हैं इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2 है। a1 है, b-2 है, निकाल के देखो तो -b/2 है, 1 आएगा। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 है, और इसमें x को 1 रखेंगे तो y 3 आएगा, सॉरी y 2 आएगा। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे था? ओरिजिन, रेडियस कितना 1, तो ये 1 है। जबकि पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, यानी यहाँ है पैराबोला का वर्टेक्स। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ 1,2 और अपवर्ड पैराबोला है, यानी ऐसे होगा कुछ। तो जो पहला वाला रिलेशन है उसके पॉइंट्स यहाँ है सर्कल पे, और जो दूसरा वाला रिलेशन है उसके पॉइंट्स यहाँ है पैराबोला का। ऑब्वियसली में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं, वो उधर है पैराबोला, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है। कोई इंटरसेक्शन नहीं है मीन्स इंटरसेक्शन क्या है? फाई है। तो P इंटरसेक्शन Q इज फाई।
P इंटरसेक्शन Q ये फाई के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के P is equal to x comma y such that x square plus y square is equal to 25। y इसमें रियल नंबर। Q is equal to x comma y such that y is equal to minus x square y is equal to minus x square, इसमें भी x y रियल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ NP इंटरसेक्शन Q का क्या मतलब है? आपको सिर्फ ये बताना है कि P इंटरसेक्शन Q में कितने पेयर्स होंगे। पेयर नहीं फाइंड करने को कुछ, सिर्फ नंबर बताना है कि P इंटरसेक्शन Q में कितने एलिमेंट होंगे, ये बता देना। Can
कितने हुए? 2 ही होंगे। देखिए कैसे, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 5 है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस है 5, तो ये पॉइंट हो गया 5,0, इधर पॉइंट हो गया ये। जो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x² प्लस x, अगेन क्वाड्रेटिक है बट इस बार x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और इसका वर्टेक्स चेक करोगे तो इसके वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा -b/2 है, तो x कोऑर्डिनेट हाफ पे आ रहा है और y कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका 1/4 प्लस आएगा, प्लस 1/4 पे, तो हाफ कामा 1/4 एक्चुअली बहुत नीचे यहाँ पे वर्टेक्स है इसका। और ये भी आप देखो कि ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है इसका वर्टेक्स कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे हाफ कामा 1/4 पे नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा देख लो। अगर y 0 रखते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है, 0 एंड 1, यानी ओरिजिन से भी पास करेगा, उधर 1 से पास करेगा, तो ऐसे होगा ये पैराबोला ऐसे ऊपर जाएगा और फटाफट यहाँ से टर्न ले लेगा नीचे की तरफ ऐसे। x एक्सिस को कट कर रहा है 0 पे और 1 पे, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स है इसका हाफ कॉमा 1/4 पे, ये वर्टेक्स है हाफ कॉमा 1/4 ऐसे जाएगा, तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 बार ही सर्कल को कट करेगा, यानी सर्कल पे और पैराबोला पे 2 कॉमन पॉइंट हैं, 2 इंटरसेक्शन है, एक ये और एक ये, तो देयरफॉर P इंटरसेक्शन Q हैज 2 पॉइंट्स। लिख लो P इंटरसेक्शन Q हैज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट, R is equal to, बल कैसे लिखो, R is a relation on the set of integers I, R is a relation on the set of integers I, defined as x minus 3 into y plus 4 is equal to x square. X minus 3 into y plus 4 is equal to x square.
पे y+4 की जगह पे y+2 को x-3 इंटू y+2 इज इक्वल टू x। Write the relation R as a set of ordered pair. Also write its domain and range. Write the relation R as a set of ordered pair. Also write its domain and range. क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए क्या बोला है। ये रिलेशन कहाँ डिफाइन किया आपने? ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी x एंड y दोनों इंटीजर होने चाहिए और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x-3 इंटू y+2 की वैल्यू होनी चाहिए x²। तो इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर आएंगे वो सारे पेयर आप दिखाएं, फिर इसका डोमेन लिखें और रेंज लिखें। करिएगा इसको।
हो गया और खुश हो रहा था निकला किसी का किया जाए इसे नहीं हो रहा देखो इधर करेंगे कैसे फिर से वही आप रैंडम पॉइंट रख रख के कब तक चेक करोगे क्योंकि आपको पता है तो है नहीं कि कितने पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रैंडमली आप चेक नहीं कर पाओगे इसमें इधर देखो मेथड क्या होगा ये समझो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ y+2 को मैंने लिख दिया x² ओवर x -3 हाँ जो कि x और y दोनों इंटीजर है यानी लेफ्ट हैंड साइड y+2 पे इंटीजर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है y+2 दैट शुड बी इंटीजर तो इसका मतलब है कि x -3 x² को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कि x -3 से x² को डिवाइड कर रहे हैं इसे डिवीजन जैसे सिंपली हम करते हैं डिवाइड करो तो यहाँ पे x आएगा x² -3x माइनस प्लस देन 3x तो +3 तो आएगा 3x -9 माइनस प्लस रिमाइंडर बच गया 9 बोलो ठीक है ये बोल भी दो तो अब मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ y+2 = x +3 + 9 ओवर x -3 कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर किसी भी फ्रैक्शन को आप ये तो लिख ही सकते हैं ना कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर जैसे 7/3 है तो 7/3 को आप ये लिख देते हैं ना 2 होल नंबर 1/3 2 होल नंबर 1/3 का मतलब क्या होता है 2 + 1/3 यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर जैसे आप 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो 3 से 7 को डिवाइड करोगे तो 2 कोशेंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा तो आप ऐसे लिखते हैं 2 होल नंबर 1/3 2 होल नंबर 1/3 का मतलब एक्चुअल में क्या होता है 2 + 1/3 यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर तो किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर तो ये कोशेंट हो गया प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर देखो कोशेंट आया था x + 3 रिमाइंडर 9 डिवाइजर x माइनस तो एक्चुअली ये जो फ्रैक्शन था किसी भी फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है और उसके बाद लिख देना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है ये और अब हो गया खत्म हुआ अब देखिए आप कह रहे हैं कि x और y दोनों इंटीजर होना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये जो x -3 है ये 9 का फैक्टर होना चाहिए और x - तभी नहीं तो अगर x -3 9 का फैक्टर नहीं होगा ये फ्रैक्शन बन जाएगा तो x -3 9 का फैक्टर होना चाहिए यानी x -3 की वैल्यू 1 हो सकती है 3 हो सकती है 9 हो सकती है बट इंटीजर है तो दोनों साइन लिखेंगे यानी x -3 +-1 हो सकता है +-3 हो सकता है +-9 हो सकता है 6 ही वैल्यू हो सकती है तो लिख लो therefore x -3 is equal to x -3 is equal to +-1 +-3 +-9 ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हो क्योंकि ऊपर 9 है तो नीचे 9 का फैक्टर होना चाहिए इससे x की वैल्यू क्या आ गई ध्यान रहे x -3 है तो x क्या आ जाएगा इससे 3 - 1 2 3 + 1 4 3 - 3 0 3 + 3 6 3 - 9 -6 और 3 + 9 12 ये डोमेन हो गया तो डोमेन में पॉइंट आ रहे हैं 2 4 0 6 - 6 12 और अब रिलेशन लिख दो बना के जो रिलेशन हो गया R
यहाँ बारी बारी से वैल्यू रखते जाओगे इस वाले में। तो अगर x को 2 रखोगे तो देखो y क्या बनेगा, x को 2 रखेंगे तो राइट साइड पे आएगा 2 + 3 5 और फिर आएगा -9, तो 5 - 9 हो गया -4 और इधर से 2 गया -6। चेक कीजिएगा, यही आ रहा है ना 2, -6, देख लो, रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर आप x को 2 रखोगे इसमें, तो x को 2 रखोगे तो 2 and 3 5, यहाँ 2 रखोगे तो ये बनेगा 9/-1 यानी -9, तो 2 + 3 5 -9 कितना हो गया -4 और 2 इधर से गया तो हो गया -6। या इसको थोड़ा और पहले सिंपल लिख ही देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी, इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। तो x + 1 + 9/x-, लिखो ना, 2 को उधर लेके चले गए तो y हो जाएगा x + 1 + 9/x-3। अब रखते हैं, जब हम x को 4 रखेंगे तो 9 4 and 1 5 and 9 14 बनेगा। जब हम x को 0 रखेंगे तो 9/-3 -3 तो 1 - 3 बनेगा। जब हम x को 6 रखेंगे 6 and 1 7 और वो हो गया 9/3 10 बनेगा। जब x को -6 रखेंगे -6 + 1 -5 और वो -1 -6 ही रहेगा। और फाइनली जब x को 12 रखेंगे तो 12 and 1 13 और 1 14। चेक कीजिएगा, सही है, ये रिलेशन आ रहा होगा। तो इसके अंदर पेयर ये होंगे 2, -6 4, 14 0, -2 6, 10 -6, -6 एंड 12, 14। बाकी डोमेन रेंज तो आप लिख ही लोगे, जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, जो y की वैल्यू है वो रेंज। ठीक है, ये चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में।